तीसरी गलती ये हुई कि 1965 की जंग हमने लड़ी। ये जंग जो है किसी कीमत पर हमें लड़नी नहीं चाहिए थी। अब ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये जो लोकल बॉडीज हैं, इनको बनने नहीं देते, इनको बाइख्तियार नहीं बनाते। लोगों के गली मोहल्ले के मसाइल नहीं जब हल कर सकते लोग, तो मुल्क के क्या करेंगे। ये वो मछली है जो जमहूरियत के दरिया में जिंदा रहती। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो सहाफत क्या बाकी रहेगी। हमारे यहाँ जो आमरीयत आई है ना, उसने सियासतदानों को भी आलूदा कर दिया। इमरान खान का ये एडवांटेज है, उनकी बात सुनी जाती है। आज भी वसी पैमाने पर लोग उनको फॉलो करते हैं। बड़े मियां साहब, मेरा ख्याल है कि सितंबर के आखिर में वापस आना चाहिए उनको, और मैं आ जाएंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही मोतबर, इंतहाई काबिल ताज़ीम एंड वन एंड ओनली सर मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब के बारे में मैं एक आध मिनट में, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इनकी पर्सनालिटी है सहाफ़त में, समाजियात में, इंतज़ामी मामलात में और सहाफ़त के तमाम शोबों में, न्यूज़ रूम से लेकर एडिटोरियल तक, कॉलम राइटिंग से लेकर इंटरव्यू करने तक, और फिर डाइजेस्ट जर्नलिज़म से प्रिंट जर्नलिज़म और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म और सोशल मीडिया, तमाम पहलू, तमाम मामलात इनकी शख्सियत का हिस्सा हैं। बहुत इल्मी फ़िक्री शख्सियत हैं, दानिश्वर हैं और हमारे लिए एक असासा है पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया, आपने तो इतनी तमीद बांधी है। तमीद नहीं सर, मैं आपके लफ्ज़ों के बोझ के नीचे आ गया हूँ। सर लफ्ज़ों का बोझ क्या है सर, आपका अपना माशाल्लाह। अखबार नवीस जो है ना, वो लफ्ज़ों को की फजूल खर्ची नहीं करता। हाँ, लेकिन सर वो अगर रिपोर्टर हो तो बहुत ज़्यादा करता है। तो चूँकि रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैंने तो फजूल खर्ची नहीं की। मैं तो, मेरे पास तो अल्फाज है नहीं माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया सर इस दश्त की सियाही में, कितने बरस हो गए सर? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। अब कोई मेरा ख्याल 66, 67, 66, 67 से शुरू होती है। माशाल्लाह 50 साल से ज़्यादा हो गए। 50 साल, निसफ सदी से ज़्यादा का अब एक उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में उम्र गुजर गई है। और इस उम्र को जिस तरह से सर आपने गुजारा है माशाल्लाह, काबिल फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते थे। अच्छा सर, आपने डाइजेस्ट में भी किया, कौमी डाइजेस्ट आपका माशाल्लाह एक वक्त में तो पाकिस्तान का एक लीडिंग डाइजेस्ट था। इसमें आपके जो नंबर शाये हुए, इंटरव्यूज़ और चीज़ें, मुख्तलिफ मामलात। फिर आपने मैगज़ीन में भी किया, फिर आपने अखबार में खिदमात अंजाम दी, अब टेलीविज़न में भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कहाँ पे ज़्यादा सर आपने इंजॉय किया? देखें, मेरी सहाफ़त का आगाज़ तो हुआ है रोज़नामा हुर्रियत से, फ़ीचर राइटर के तौर पर। फिर मैं जंग ग्रुप से वाबस्ता हुआ, अखबार जहाँ में पहुँचा, फिर वहाँ से लाहौर आया। हफ्ते-रोज़ा ज़िंदगी की अदालत मुझे सौंपी गई। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के साथ काम किया, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब के साथ काम किया। फिर उसके बाद अपना हफ्ते-रोज़ा निकाला, ये 1974 की बात है शायद। और जब अपना हफ्ते-रोज़ा निकाला तो उसकी फिर अपनी कहानी है। और उसके बाद एक माहनामा भी निकाला कौमी डाइजेस्ट के तौर पर, और फिर कॉलम निगारी भी शुरू की। नवाए वक्त में कॉलम लिखा, फिर जंग में कॉलम लिखा। जी बिल्कुल। और रोज़नामा पाकिस्तान जो है, फिर उसका इंतज़ाम संभालने का मौका मिला बिल्कुल कोई 98 में। तो फिर उसको संभाला। वो एक बड़े बुरे हालात में था, उसको बहुत कर्ज़ों का बोझ था। तो फिर चंद दोस्तों के साथ मिलकर, रफ़ाका के साथ मिलकर मैंने इसकी ज़िम्मेदारी संभाली। और मेरे बेटे जो थे उमर शामी साहब जी, उन्होंने इसका इंतज़ाम संभाला मैनेजिंग एडिटर के तौर पर। जी, उन्होंने नया लम्ब से पास किया था इम्तिहान, यानी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो रोज़नामा पाकिस्तान के साथ साथ फिर
दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम शुरू किया नुक्ता नज़र, जो माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, 10 साल से ऊपर हो गए। और फिर डिजिटल मीडिया, मेरे छोटे बेटे उस्मान शामी साहब आए जी जी, और वो IBA कराची से पढ़े और फिर चाइना गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वो जो डिजिटल पाकिस्तान है उसके वो इंचार्ज हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उस धूम भी बड़ी मची। बड़ा माशाल्लाह। मेरी बेटी जो डॉक्टर सवेरा शामी हैं जी, वो भी इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जी डिजिटल मीडिया का जो शोबा है उसकी हेड है जी। तो बाकी 2 बेटे जो हैं अली और फैसल, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और फैसल जो हैं वो तो एक शाम का अखबार है छोटा, वो निकालते हैं, रोज़नामा यलगार। तो बस इस तरीके से आप ये समझें कि हम एक मीडिया फैमिली हैं। सर, मीडिया फैमिली तो अपनी जगह पे माशाल्लाह एक वंडरफुल बात है, लेकिन जो बात मैं सोच रहा हूँ इस वक्त भी, और हमेशा हमारे नोटिस में भी होती है, हम जो देखते हैं तालिब इल्म की तरह से आपको, कि देखें आपने अगर अपना अखबार हुर्रियत से जो शुरू किया सफ़र, उसके बाद अखबार जहाँ, फिर आप ज़िंदगी, फिर कौमी डाइजेस्ट, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद दुनिया में नुक्ता नज़र, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, जहाँ भी आप माशाल्लाह गए हैं, जहाँ भी कदम रखा है आपने कामयाबी समेटी है। ये जो कामयाबी है इसका असर ज़्यादा बताएं अपने जो हमारे सुनने वाले हैं। देखिए, ये जो भी है ना जी, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जी जी, या डिजिटल मीडिया हो, बुनियादी बात तो एक ही है। ये तो सारे टूल्स हैं ना जी, बिल्कुल अपनी बात कहने के। बुनियादी बात यह है कि आपने अपनी बात, आपके पास कोई मैसेज है जी, कहने के लिए कोई बात है, और फिर किस तरीके से आपने कहनी और किसको कहनी। तो मुझे तो बचपन से ये शौक़ था कि मैं अखबार नवीस बनूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है या पेशा है जिसमें आप आज़ादी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही ख्याल था कि मैं अखबार नवीस बनूंगा, और न बन सका तो फिर वकील बन जाऊंगा। तो बहरहाल अखबार नवीस बन गया। तो देखिए, बुनियादी बात यह कि अखबार नवीस जो है वो लोगों को बाखबर रखता है। जी बिल्कुल। ये जो हमारी जमहूरियत है ना, इसमें अवाम की हुकूमत कहते हैं ना, अवाम की हुक्मरानी, और अवाम ही जो है वो फैसला कुन ताकत होते हैं सोसाइटी में। तो अवाम को बाखबर रखना कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और ताकि वो अपना फैसला कर सकें एक आज़ादी के साथ कि उन्होंने किसकी हमायत करनी है, किसकी मुखालफत करनी है, किसको वोट देना है, किससे अलग रहना है। तो ये अखबार जो है, अखबार नवीस जो है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो ये है। बिल्कुल, सुनने वाले भी इस चीज़ को समझ लें कि सर ये बात कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम की नेचर को समझते हैं, जर्नलिज़म में है, सहाफ़त में है, तो ख़बर क्या है और ख़बर को राय अम्मा में कैसे तब्दील करना है, और उसको आलातर मकासद के साथ जोड़कर कैसे काम करना है, उसमें अपने आप को कैसे गैर जानदार रखना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम काम करते हैं तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, मुकाम भी देता है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने एक लंबा सफ़र किया, ग़ालिबन अयूब ख़ान के दौर से आपका सफ़र, अयूब ख़ान के जाने के बाद आपका सहाफ़ती सब 50 साल से आपका याहिया ख़ान का दौर, और फिर उसके बाद अब हमने देखा भुट्टो आ गए, फिर जनरल ज़ियाउल हक़, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग, और फिर तहरीक इंसाफ। ये जो सारा ट्रैक है, इसमें आप क्या समझते हैं सर कि जर्नलिज़म ने पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो उसका किरदार था और उसकी जो ज़िम्मेदारी थी, उसको निभाने में वो कितनी कामयाब रही, और किस दौर में उसको मुश्किल ज़्यादा का सामना करना पड़ा, और किस में उसको ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिला? ये 2-3 चीज़ें ज़रा इस पर। एक बात आप समझें कि ये जो सहाफ़त है ना, ये वो मछली है जो जमहूरियत के दरिया में ज़िंदा रहती है। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो सहाफ़त क्या बाकी रहेगी? बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत ख़त्म हुई है, मार्शल लगे हैं, और पाकिस्तान के उसके पाकिस्तान पर असरात मरतब हुए हैं जी। और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हुक्मरान हैं उन्होंने भी आमराना रवैये इख्तियार किए हैं, जो सियासी हुक्मरान हैं। तो इसलिए जो हमारी सहाफ़त है एक प्रेशर में रही है हमेशा। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे अखबार नवीस हैं, उन्होंने अपने ज़मीर की इज्तमाई तौर पर जो है ना,
उसकी आवाज़ बुलंद रखी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ दस्तूर का एहतराम होता और सब एक जमहूरी अमल चलता रहता तो ज़ाहिर है सहाफ़त जो है वो आज़ाद भी रहती और ज़िम्मेदार भी रहती। जी अच्छा सर, ज़रा थोड़ा सा ये भी मैं इसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब आप जिक्र कर रहे हैं जिस दौर का, उसमें एक जनरल ज़िया-उल-हक का ज़माना आया और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है सर कि जनरल ज़िया के दौर में आपने बहुत एक्टिव जर्नलिज्म की है, बड़ा आपने आवाज़ बुलंद भी की है, और मुशर्रफ के दौर में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक बूस्ट मिला, बल्कि मिला ही उस दौर में, और वो उन्होंने उसको लाइसेंसिंग हुई और सारा कुछ हुआ। इसी तरह से जो बल्दियाती निज़ाम है जमहूरियत का, ये मार्शल लॉ में ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आया। बाकी जगह जब हम देखते हैं अदवार को, जो जिन्हें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कहते हैं, उनमें ये चीज़ें जो सी इस तरह से बल्कि मुश्किल दिखाई दी है, प्रॉब्लम दिखाई दी है। तो ये जो एक फ़र्क है, ये फ़र्क पाकिस्तान के हालात में ये क्या है सर? इसकी ज़रा थोड़ा सा ये गुत्थी तो सुलझाएं, ये क्या चक्कर? देखिए, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जो सारी सख्ती पीपल्स पार्टी पर थी जी, ठीक है, जो उनके मुखालिफ थे पीपल्स पार्टी के, वो आज़ाद थे, वो आज़ाद थे, ठीक है ना, बिल्कुल। इसलिए अब क्योंकि भुट्टो साहब का दौर जो था वो अपने मुखालफों को बड़े सख्ती का था, तो इसलिए उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया उस जमाने में, जो पहले भुगत रहे थे, तो इसी तरह जो मुशर्रफ का दौर है, मुशर्रफ का दौर भी, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया फील्ड में, आज़ाद हुआ, यानी निजी अदारे कायम हुए और एक बहसियत मजमूई, जी सर, मैं ये नहीं कह सकते आप कि आप मीडिया का गलत दबा दिया गया जी। तो अब ये है कि, लेकिन जब आप देखिए, जब जमहूरियत नहीं है, जब लोगों की राय फैसला कुन नहीं है, जब दस्तूर मुअत्तल हो चुका है, तो फिर आपकी जाहिर है कि आज़ादी भी महदूद होगी। जितना ही बोलते जाएंगे वो अपनी जगह पे जाके लिमिटेड हो जाएगी चीज़। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही हुआ। लेकिन सर मैं फिर एक बार ये कहूँगा, मुझे बल्कि शिकायत है इस हवाले से कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो नारा लगाती हैं अवाम को ताकतवर बनाने का, जमहूरियत के साथ मोहब्बत का और सियासी अमल को आगे बढ़ाने का, लेकिन प्रैक्टिकली देखें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क में निज़ाम अदल जौन सा है उसको ठीक होना चाहिए था, आम आदमी को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था, एजुकेशन पर तवज्जो होनी चाहिए थी, गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, आबादी का जो इतना बड़ा एक बम फटा हुआ है इसके ख़िलाफ़, ये सारे काम होने चाहिए थे। लेकिन जब भी जमहूरियत आई है, इन इश्यूज़ के ऊपर मुझे नहीं सर नज़र आता कि जमहूरी चले, हमें तो उनसे तो एतराज़ ही कोई नहीं है जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उन्होंने तो जो करना है वो करना ही है। लेकिन जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, एक तो उन्होंने अपने आप को सस्टेन नहीं किया। तैयब अर्दोआन देखें कि वो 20 साल से मौजूद है अपनी सीट के ऊपर, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रहे हैं वो। हम जल्दी से टक्कर मारने की कोशिश करते हैं, बेशक बड़े मियाँ साहब हों या खान साहब हों। तो ये जो रवैया है, ये क्या ये जमहूरी रवैया इसको कहेंगे सर? देखें, असल में बात यह है कि अगर 58 में मार्शल लॉ ना लगता जी, तो हम अपनी रवायात के सहारे चलते चले जाते, उसी तरह डेवलप हो जाते जिस तरह इंडिया हुआ जी। लेकिन क्योंकि मार्शल लॉ लगे हैं और मार्शल लॉ को इज्तिमाई तौर पर हमने कबूल नहीं किया, ठीक है, और आपने दस्तूर को मुअत्तल किया है जी, तो एक हमने सिविल वार एक पैदा हो गई, यानी मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत सी एनर्जी ज़ाया हुई। हमारे सियासी रहनुमा भी उससे मुतासर हुए, सियासी रहनुमाओं में आमराना रुझानात परवरिश पा गए। मैं यही इसी वो भी उसी मॉडल को फॉलो करने लगे। अब आप ये देखिए, गौर कीजिए कि 18वीं तरमीम हुई दस्तूर में, सारी सियासी जमातों ने कंसेंसस किया, लेकिन उसमें लोकल बॉडीज जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। उनके बारे में ये नहीं लिखा गया कि यार 5 साल बाद इनके इंतखाबात होंगे। सबसे ज़्यादा स्प्रेसली वो बेचारे, ठीक है ना जी, जो बुनियाद है जमहूरियत की। अब ये जो हमारे सियासतदान हैं वो ये जो लोकल बॉडीज हैं इनको बनने नहीं देते, इनको बाइख्तियार नहीं बनाते। इसके नतीजे में जमहूरियत जो है इसकी जड़ें नीचे नहीं जाती। लोगों के गली मोहल्ले के मसाइल नहीं जब हल कर सकते लोग, तो मुल्क क्या करेंगे? क्या जमहूरियत और क्या? ये जो एक हमारे यहाँ जो आमरीत आई है ना, उसने सियासतदानों को भी आलूदा कर दिया। अच्छा सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मिन हैसल मजमूई में एक बात कर रहा हूँ,
उनके रवैये जौन से हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात जौन सी हैं उनकी, क्या वो जमहूरियत से कोई मेल खाती हैं? देखिए, अब ये तो बड़ी एक अमल से उनकी अप्रोच जौन बड़ा सी है, सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जमहूरी अमल चलता रहे और वोट के जरिए लोग हुकूमत कायम करते रहें तो फिर उसके असरात तो होते हैं ना। तो ये सर किसने चलाना है? देखिए, बदकिस्मती क्या है, पाकिस्तान में एक बड़ी बुनियादी गलती हुई है। हमने एक लैंड रिफॉर्म्स नहीं की। हाँ सर, ये है बुनियादी पहली ईंट की गलती। यानी लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। जी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहां मौजूद रही हैं, उन्होंने एक माहौल को आलूदा किया है। जी, तो ये एक उसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी अब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कई, वो मरूसी में, मौरूसियत है, इलेक्टेबल इसी का नाम है ना सर। इलेक्टेबल वहां से आते हैं। जी। तो अब ये है कि ये एक बुनियादी गलती पाकिस्तान का जो सियासी और मुआशरती ढांचा है उसमें ये की गई। दूसरी गलती ये कि बुनियादी जमहूरियतें जो हैं उनको कायम नहीं होने दिया गया। और तीसरी गलती ये हुई कि 1965 की जंग हमने लड़ी। ये जंग जो है किसी कीमत पर हमें लड़नी नहीं चाहिए थी। अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसने हमें तहबाला कर दिया हमारी मईशत को। और ये जंग जो थी, उसकी बुनियादें इसने ख़त्म की। ये जंग हम अगर मकबूजा कश्मीर में जो गुरीले कार्रवाई न करते, लोग वहां ना भेजते, तो ये जंग ना होती। तो पाकिस्तान फिर ऐसा उलझा है जंगों में। फिर सोवियत यूनियन का जब आया, कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर, उसका नतीजा हुआ। तो पाकिस्तान एक अंदर से एक मुब्तला हुआ है एक जंगी बुखार में, और इसके नतीजे में हमारी फिर मईशत और हमारी सियासत हर चीज मुतासर हुई है। और इसी तरीके से आप देखें, फिर 1965 की जंग के नतीजे में जो हालात पैदा हुए, फिर 71 की जंग हुई। 71 की जंग में आधा मुल्क चला गया आपके हाथ से, और फिर आप जो बाकी रहा, मार्शल जुल्फकार भुट्टो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बरसर इक़्तिदार है। उन्होंने आते ही आपकी पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। अगर वो इंडस्ट्री टेक ओवर ना होती, आज हम जर्मनी और जापान के हम पल्ला ना होते तो पीछे जरूर खड़े होते। बाज बुनियादी गलतियां हुई हैं जिनको दुरुस्त करना है। एक तो हमें अब हर कीमत पर अपने बल्दियाती अदारे दुरुस्त करने होंगे, उनको कायम करना होगा। किसी न किसी तरीके से ज़राई इस्लाहात करनी होंगी। बिल्कुल, एक बात और तीसरी ये कि हमें अहद करना चाहिए कि जंग नहीं होगी, अमन, हमसायों के साथ मामला तय करें, अमन से रहें और बिल्कुल अपनी किताब से ये वर्क फाड़ दें। हम मुसल्लह तसादुम में किसी सूरत नहीं जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपने नुक्ता बताया सर। एक तो एग्रीकल्चर और उसके और साथ फिर जो इंडस्ट्रीज हमने टेक ओवर की, जो इस वक्त सरकारी अदारे हैं, उनका बोझ बने हुए हमारे, हर कीमत पर उनको आप डीनेशनलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, उनसे जान छुड़ाएं और हुकूमत निकले कारोबार से और लोगों को कारोबार करने दें। और फिर एक बात, ये अपनी आबादी पर कंट्रोल करें। आबादी पर कंट्रोल करें, ये काम हमें करने होंगे, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। वगरना ये हमारे पांव को लिपटे रहेंगे और हम हाँफते रहेंगे और कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। बहुत अच्छे। और बात भी यही सर आजकल चल रही है दोस्तों में कि जो दुश्मन है ना, दुश्मन आप गुर्बत को बनाएं अपना, बिल्कुल, और जहालत को बनाएं और आबादी के बम को बनाएं, ना कि आप किसी के साथ दुश्मनी चलाएं और बनाएं। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, जंग से निकलें। अच्छा सर, ये सारा कुछ कौन करेगा? मेरा सवाल जो सा ये है कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट करेगी या पॉलिटिकल पार्टीज करेगी या दोनों मिलकर करेंगे? सियासी जमातों में वसीतर इत्तफाक होना चाहिए। आज भी इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इकट्ठे बैठ जाएं एक मेज पर तो कई बेयकीनी ख़त्म हो सकती है, और एक डेमोक्रेट के तौर पर बिहेव करें। सर पैदा भी तो हो सकती है ना कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, वो फिर वो नहीं, मुतासर नहीं करेगी आप। जहां बेचैनी पैदा होगी वो वही रहेगी, सही, आपको मुतासर नहीं करेगी। बिल्कुल। आप ये तय करें, हमें एक दूसरे के साथ जिंदा रहना है, जो वोट लेके आए उसको तो हुकूमत का हक देना है, और जो मुखालफत में हो उसका एहतराम करना है। जब तक ये कंसेंसस नहीं पैदा करेंगे,
पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान हम इस मुल्क में जमहूरियत को ना कायम कर सकेंगे, ना चला सकेंगे, ना मुस्तहकम कर सकेंगे। तो सर ये हो जाएगा कंसेंसस आपके ख्याल में? मेरी दुआ है। नहीं सर, दुआ तो हम बड़ी देर से कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा, दुआओं पर तो हमने सर बड़ा अगर ये नहीं होगा तो हम चीखों पुकार होती रहेगी, शिकायत होती रहेंगी, एहतजाज होते रहेंगे, अदारों से हमारी खैबरबाजी होती रहेगी और पता नहीं इस मुल्क में क्या होगा। क्या होगा सर? अभी रिसेंट हमने देखा है पिछले 5-6 साल में जो इकॉनमी का हशर हुआ है और जो एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो एटीट्यूड सामने आया है, हुकूमत में आना, ख़ास तौर पर 2011 के बाद उसका जो रवैया सामने आया, फिर हुकूमत और हुकूमत साजी में भी अपोजिशन वाला एक रवैया, फिर 9 मई का वाक़या, इसके बिहार पर आप क्या समझते हैं आगे ये जो इमरान खान या जो तहरीक इंसाफ है, इनका क्या फीचर आप देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कोई ब्रेक तो लगनी चाहिए ना, ब्रेक होनी चाहिए और कोई नया बाब खोले। देखिए, इमरान खान का ये एडवांटेज है, उनकी बात सुनी जाती है। आज भी वसी पैमाने पर लोग उनको फॉलो करते हैं। नौजवान ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। तो हमें इस ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए तामीर के लिए। ये इमरान खान खुद भी इस बात का एहसास करें, अपने मुखालफों को तस्लीम करें, उनके मुखालिफ उनको तस्लीम करें। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं। मतलब ये यू टर्न अगर वो लेते हैं, बड़ा अच्छा यू टर्न होगा, बड़ा अच्छा यू टर्न होगा। तो मियाँ साहब के बारे में आप क्या समझते हैं सर? बड़े मियाँ साहब कि उनकी वापसी होनी चाहिए, क्या उनका रोल? बड़े मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि सितंबर के आखिर में वापस आना चाहिए उनको, और मैं आ जाएंगे वापस। तो वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे आगे? प्ले जो करना है, हाँ जी, अब भी रोल प्ले कर रहे हैं वो तो। मरियम के बारे में आप क्या सियासत को मुतासर कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, जो कोई मशवरा दे मरियम नवाज को, ये बड़ी जिसे कह लें जज्बाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो फॉलोअर्स हैं उनमें तो जाहिर है कि मरियम का नाम गूंजता है जी। तो मरियम भी हालात से जाहिर है जब प्रोसेस से गुजरेंगी तो उसमें उनमें भी एक मैच्योरिटी भी पैदा होगी और वो उनकी यानी शख्सियत की तामीर भी होगी। अच्छा सर, मरियम और बिलावल में किसका फ्यूचर आप बेहतर देखते हैं? भाई, दोनों का फ्यूचर बेहतर है। अगर अब बिलावल जो है वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उनका इमेज बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बना है। अगर ये इसी तरीके से आगे चलें तो एक ज़मीन इनको हमवार है इनके लिए। इसी तरह मरियम है, उनकी भी एक कॉम्पिटेंसी मौजूद है, उनकी भी मौजूद है। अब तो उनको साबित करना है ना। लीडर तो वो होता है ना जिसके साथ लोग होंगे, तो लोगों को साथ में लाना है। अच्छा सर, थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान जिस मकसद और नज़रिए के साथ वजूद में आया, एक तो उस नज़रिए के साथ हमने बड़ा खिलवाड़ किया है। आज तक हम समझ नहीं शायद पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो अक़लियतों के साथ मामला हो जाता है, गाहे कभी अभी पिछले दिनों जड़ावाला में बड़ा ही एक दिलसोज वाक़या हो गया। इस तरह के वाक़यात सियालकोट में हो गया, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी हो जाता है, मजमूई तौर पर भी हो जाता है। इस किस्म ये अप्रोच जो सी है, इसको किसने ख़त्म करना है सर, और कैसे ख़त्म हो सकती है? आपका माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र है। देखिए, आपने जो सवाल किया है बड़ा लंबी बहस चाहिए इसके लिए, इसकी और अलग नशिस्त होनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन आपने जड़ावाला की बात की है, मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा जी। ठीक है, पाकिस्तान में भी बड़े मुनासिब और नागवार वाक़यात होते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जड़ावाला का जो वाक़या है, उसके बाद जिस तरीके से कौम में रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। कहीं मिसाल मिलती है इसकी? बहुत सर, इंडिया में ऐसी मिसाल हुई है? बहुत जामियत, पूरी कौम अक्रॉस द बोर्ड अपने मसीही भाइयों के साथ खड़ी हो गई। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको रिकॉर्ड वक्त में उनको कंपनसेशन दी गई। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, 20-20 लाख रुपए के चेक हर शख्स को मिल चुके हैं, गिरजाघर तामीर हो चुके हैं। तो अब ये जो देखें, ये भी तो बताते हैं ना कि हम एक जिंदा कौम है। जिंदा कौम नहीं सर, जिंदा कौम का तो सबूत हमने कल भी दिया है ना। आप देखें ना, वहां पे जो बटग्राम में हुआ, वहां भी हम किस तरह से लोग जो है वो निकले हैं। आर्मी ने तो जो करना था सो करना था, एक कॉमन पीपल जो अगर हम अपनी इज्तिमाई कुव्वत को मुश्तमे कर लें तो हम पता नहीं कितने माउंट एवरेस्ट सर कर सकते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। सर, मैंने जो है शुरू में कहा था कि आपसे गुफ्तगू जो है उसको शुरू तो की जा सकती है, लेकिन ख़त्म करने का जो है ना उसका नुक्ता और सिरा वो तो दूरों तक कोई दिखाई नहीं देता। मैं बल्कि यहाँ पे
अपने जो व्यूवर्स हैं उनकी गवाही में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी और भी नशिस्तें सर होनी चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। आपने बहुत उम्दगी आप के माशाल्लाह, साथ आपकी भी बड़ी- तो उम्र गुजरी है इसी दस की सर, तैयारी बिल्कुल में, आपको देखते देखते और आपके साथ साथ आपने भी अपना इज्जत कमाई है, नाम बनाया है। अल्लाह ताला सर आपका एहतराम करते हैं हम सब। दुआएं हैं सर, आपका मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं, और अल्लाह ताला आपको सर इसी तरह हमारे साथ बहुत कामयाबी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वक़ार के साथ हमारे साथ हमारी सरबराही के लिए खड़ा रखे। बहुत शुक्रिया बहुत व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह शामी साहब के साथ और भी गुफ्तगू और नशिस्त होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।